आई वेलकम यू ऑल टू अवेकनिंग क्लासेस। फ्रीडम स्ट्रगल्स हम पढ़ रहे थे। उसमें हमने देखा कि कैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस की फॉर्मेशन होती है, मॉडरेट्स के एरा को समझा, एक्सट्रीमिस्ट के एरा को देखा, बंगाल का पार्टीशन देखा और उसके बाद जो स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ उसके बारे में भी हमने पढ़ा। अब देखो, जब भी कोई एक बड़ी मूवमेंट होती है ना, जैसे अभी स्वदेशी मूवमेंट हुई और आगे जाके हम देखेंगे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट होती है, जब भी ये बड़ी मूवमेंट्स होती है ना, और अगर ये मूवमेंट्स रुक जाती हैं, उनके बाय प्रोडक्ट में रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज भी उसके बाद स्टार्ट हो जाती हैं। तो देखो, दो बार रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी स्टार्ट हुई। एक तो स्वदेशी मूवमेंट के एंड होने के बाद, ठीक है, जब स्वदेशी मूवमेंट ढीला पड़ गया तो उसके बाय प्रोडक्ट में रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी स्टार्ट होगी। और दूसरा रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी स्टार्ट होगी जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बंद हो जाएगा 1922 में। ठीक है, तो देखो, ये जो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज आज हम पढ़ने जा रहे हैं, ये बाय प्रोडक्ट है स्वदेशी मूवमेंट का। ये चली थी 1907 से लेकर 1917 के बीच में। ठीक है, तो आज हम इनके बारे में देखते हैं। रेवोल्यूशनरी होता है क्रांतिकारी। क्रांतिकारी ऐसे होते हैं कि जिनके दिमाग में ये कंसेप्ट था कि हम अपने देश को आज़ादी दिलवाएंगे, उसके लिए चाहे हमारी लाइफ चली जाए उसकी वो परवाह नहीं करते थे। और ये एक्सट्रीमिस्ट तरीके यूज करते थे, जैसे ब्रिटिशर्स को डराना, धमकाना, उनको मारना, ताकि वो क्या करें, वो यहाँ से भाग जाएं। ठीक है, तो आपको पता ही है, नेशनलिज्म का नर्व सेंटर बंगाल को कहा जाता है। बंगाल में ही नेशनलिज्म डेवलप हुआ। तो सबसे पहले हम रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी जो स्टार्ट हुई बंगाल में हुई, उन्हीं को समझते हैं। देखो, पहला क्रांतिकारी ग्रुप जो बना, वो बना 1902 में। ठीक है, मिदनापुर बंगाल में बना। और किसके अंदर बना? जनिंद्र नाथ बासु जी के। ठीक है, ये ग्रुप ना 1902 में बेशक बना था। 1902 से लेकर 1907 तक ये ग्रुप शांत ही रहा। इसने कोई इतनी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज नहीं की। सिर्फ ये क्या करते थे, लोगों को ट्रेनिंग देते थे, चाहे वो फिजिकल ट्रेनिंग हो वेपन्स वगैरह के रिलेटेड, या वो मॉरल ट्रेनिंग है, उनको दिमाग को मेंटली प्रिपेयर करना फॉर वॉर अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है, नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप जो है रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज में, दैट इज अनुशीलन समिति। ठीक है, अनुशीलन समिति बेसिकली दो थी, एक थी वेस्ट वाली, एक थी ईस्ट वाली। वेस्ट वाली अनुशीलन समिति कलकत्ता में फेमस थी। ठीक है, कलकत्ता, इसको फाउंड किया था प्रमोद मित्तर ने। ठीक है, पेपर में आपको क्वेश्चन सीधा आता है कि ये समिति को किसने फाउंड करा था और ये कहाँ पर एक्टिव थी। अनुशीलन समिति का कलकत्ता वाला जो ग्रुप था वो किसने फाउंड किया था? प्रमोद मित्तर ने। और अगर आपको पूछा जाए कि अनुशीलन समिति का ढाका वाला, ठीक है, ढाका वाला जो ग्रुप था अनुशीलन समिति का, वो किसने स्टार्ट करा था? वो स्टार्ट करा था पुलिन बिहारी दास ने। पुलिन बिहारी दास, हरिदास, इन्होंने ये स्टार्ट करा था। ठीक है, बिहारी का स्पेलिंग गलत हो गया, BIHARI, बिहारी, पुलिन बिहारी दास। अब देखो, जो अनुशीलन समिति है ना, उसके अंडर ही 1906 में उसी अनुशीलन समिति के अंदर एक ग्रुप बन जाता है, एक इन सर्कल से डेवलप हो जाता है। जो कौन देखते हैं? एक भरिंदर कुमार घोष, जो हम देखेंगे इन्होंने बहुत रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया और बाद में इनको फांसी भी दे दी जाती है। तो भरिंदर कुमार घोष और भूपिंदर नाथ दत्त, ये दोनों मिलकर, ये अनुशीलन समिति के अंदर ही मिलकर एक न्यूज़पेपर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम था युगांतर। और ये वीकली न्यूज़पेपर था। और इस न्यूज़पेपर में ये रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज के बारे में लिखते थे, रेवोल्यूशनरी वायलेंस के बारे में लिखते थे। तो ये एक न्यूज़पेपर था जो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज से रिलेटेड था, युगांतर। इसको फाउंड करा था भरिंदर कुमार घोष और भूपिंदर नाथ दत्त ने, जो अनुशीलन समिति के अंदर ही इन सर्कल आता था इनका। ठीक है, अब आता है 1908, पहली रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी स्टार्ट हो गई है। प्रफुल्ला चक्की और खुदीराम बोस, ये क्या करते हैं? ये एक कैरेज, एक ट्रेन की गाड़ी के डब्बे में मुजफ्फरपुर में बॉम्ब गिरा देते। ठीक है, अब ये किसको मारना चाहते थे? ये किंग्सफोर्ड को मारना चाहते थे। ये एक ब्रिटिश जज था। ठीक है, इसको मारना चाहते थे क्योंकि इनकी जजमेंट से ये लोग खुश नहीं थे, इनकी बहुत गलत जजमेंट दी थी। इस पे वो बॉम्ब गिरा देते हैं, प्रफुल्ला चक्की और खुदीराम बोस। बट गलती से, इनको पता नहीं होता कौन बैठा है, तो गलती से दो इनोसेंट वुमेन वहां पर मर जाती हैं। ठीक है, तो इस इंसिडेंट को देख के प्रफुल्ला चक्की जो है वो डर जाते हैं और खुद ही खुद को शॉट कर लेते हैं। उनको लगता है कि बहुत गलत हो गया, मारना किसी को था और दो इनोसेंट वुमेन मर जाती हैं। और खुदीराम बोस जी को पकड़ा जाता है और इनको फांसी दे। ठीक है, अब रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी स्टार्ट हो चुकी हैं। अब वो पहले वाला सिस्टम नहीं रहा है, पिटीशन वाला या एक्सट्रीमिस्ट की तरह जो हम पैसिव रेजिस्टेंस यूज करते हैं। अब एक्टिव रेजिस्टेंस है, डायरेक्ट अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है,
नेक्स्ट इज अलीपोर कॉन्स्पिरेसी केस। ठीक है, अलीपोर कॉन्स्पिरेसी केस कहाँ से स्टार्ट होती है? जब ये प्रफुल्ला चक्की और खुदीराम बोस ये मुजफ्फरपुर में बॉम्ब गिराते हैं ना, तो इनकी छानबीन स्टार्ट हो जाती है ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा कि ये क्यों हो रहा है, ये रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी स्टार्ट कहाँ से हो रही है। उसी केस में एक कॉन्स्पिरेसी केस, अलीपोर एक जगह है बंगाल में, उस कोर्ट में ये केस चलता है, इसको अलीपोर कॉन्स्पिरेसी केस या मनिकटोला बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी भी कहते हैं। बेसिकली यहाँ पर वरिंदर कुमार घोष, जैसे अरबिंदो घोष हो गए, ये सारे मिलकर क्या कर रहे थे, ये अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट एक स्ट्रेटेजी बना रहे थे, कॉन्स्पिरेसी तैयार कर रहे थे कैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट को हराया जाए। ये बॉम्ब बनाना वगैरह सारा जो पॉलिसी थी वो इस केस में स्टार्ट हो रही थी। ठीक है, तो इसके रिलेटेड क्या हुआ, अलीपोर कॉन्स्पिरेसी केस में जितने भी लोग थे उनको अरेस्ट करना स्टार्ट किया गया। इसमें वरिंदर कुमार घोष जी को फांसी दे दी गई। ठीक है, क्योंकि वो मेन थे ये बॉम्ब बनाने वाली स्ट्रेटेजी में, और कैसे कॉन्स्पायर करके अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट, जैसे किंग्स फोर्ट पे बॉम्ब गिराया, ये तो एक था, ऐसे इन्होंने पूरी कॉन्स्पिरेसी तैयार करी हुई थी। और उसमें वरिंदर कुमार घोष जो अरबिंदो घोष के भाई थे उनको फांसी दे दी जाती है, और अरबिंदो कुमार घोष पे भी ट्रायल चलता है। बट हमारे एक और फ्रीडम फाइटर जो लायर भी थे, दैट इज चितरंजन दास, इनकी वजह से जो अरबिंदो घोष हैं उनको बचा दिया जाता है। ठीक है, अरबिंदो घोष बच जाते हैं, लेकिन वरिंदर कुमार घोष जी को फांसी की सजा दे दी जाती है। कौन से केस में? अलीपोर कॉन्स्पिरेसी केस, इसको मैनिकटोला बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी भी कहते हैं। और ये जो खुदीराम बोस ने बॉम्ब गिराया था ना, ये इधर से इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई और बेसिकली इस कॉन्स्पिरेसी तक पहुंचा गया कि अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी स्टार्ट की जा रही है, बहुत जगहों पे बॉम्ब इन्होंने प्लान करने थे अभी। ठीक है, नेक्स्ट रास बिहारी बोस, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, ये तो आगे जाके आपने बहुत सुनना है अभी इस नाम के बारे में। रास बिहारी बोस और सचिन सामव्याल, ये दोनों मिलकर एक बॉम्ब अटैक करते हैं वाइसरॉय हार्डिंगे पे। ठीक है, वाइसरॉय हार्डिंगे एक जलसे के बाद न्यू दिल्ली में एंटर कर रहे होते हैं, तो उनके ऊपर ये बॉम्ब गिराते हैं। लकीली उनके लिए लकीली है, इनके लिए अनलकीली कि वो बच जाते हैं। तो ये एक इन्होंने, ये भी एक रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज इन्होंने की थी। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट नाम जतिंद्र नाथ मुखर्जी, इनको भाग जतिन भी कहते थे, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशनरी के माने जाते थे। इन्होंने एक ग्रुप बनाया था और एक न्यूज़पेपर इन्होंने स्टार्ट किया था, उसका नाम था जुगांतर। क्या? रेवोल्यूशनरी एक न्यूज़पेपर जुगांतर स्टार्ट किया था। ये एसोसिएटेड है जर्मन प्लॉट के साथ, या जिमरमैन प्लान भी कहते हैं। देखो जर्मन प्लॉट या जिमरमैन प्लान इतना खतरनाक था ना, आप इसको देखो, ये मतलब किस लेवल पे ये बंदा था कि वो चाहते थे कि हम खत्म कर देंगे ब्रिटिश को। इन्होंने क्या किया, इन्होंने जर्मनी में, ठीक है, जर्मनी में जो इंडियंस थे उनके साथ मिलकर, ठीक है, उनके साथ मिलकर बेसिकली वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय जो थे वो जर्मनी में थे उस टाइम, वो भी इंडिया के फ्रीडम फाइटर थे। उनके साथ मिलकर ये क्या करना चाहते कि जर्मनी के वेपन्स इंडिया में लाना चाहते थे, और उन वेपन से, क्योंकि वो बहुत एडवांस वेपन थे, उनसे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट वॉर शुरू करना चाहते थे। तो ये इनका प्लान था, जर्मन प्लॉट या जिमरमैन प्लान। बट अनलकीली ये प्लान फेल हो जाता है, क्योंकि ये लीक हो जाता है। और जब बाघ जतीन जो हैं, जब ये पहुंचे होते हैं ना एक जगह पे जहां पर इनको सप्लाई मिलनी थी जर्मन वेपन्स की, तो वहां पर क्या होता है, ब्रिटिशर्स पहुंच जाते हैं और इनको मार दिया जाता है। ठीक है, और अगर ये जिमरमैन प्लान सक्सेसफुल हो जाता तो ये ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट बहुत बड़ी वॉर हो सकती थी, क्योंकि जर्मन वेपन्स लाना और उनको मारना ये बहुत बड़ा प्लान था भाग जतिन का, और इस प्लान का नाम था जर्मन प्लॉट और जिमरमैन प्लान। अब देखो यहाँ से आपको क्या सीखने को मिला। देखो इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इतनी चीजें इंपॉर्टेंट, जैसे अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस में कौन इन्वॉल्व था, वाइसरॉय हार्डिंगे पे किसने बॉम्ब थ्रो किया था, ठीक है, जर्मन प्लॉट या जिमरमैन प्लान के साथ एसोसिएटेड कौन थे, जतिंद्र नाथ जतिन को ही बाघ जतिन भी कहते हैं। ठीक है, ये तो पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। बट सीखने वाली बात यह है कि जब भी तुम किसी को एक्सेस में डिस्टर्ब करोगे तो वो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज स्टार्ट करेंगे। देखो अब ब्रिटिशर्स ने कितना ज्यादा इंडियंस को लूटना स्टार्ट कर दिया, उनके साथ गलत काम करना, उनको कोई भी एक्सेस नहीं मिलता था, अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती थी। जो उनके अपने एम्प्लॉयज थे उनको हायर पोस्ट में भेजा जाता था, इंडियंस को नहीं जाने दिया जाता। जब आप इतना अत्याचार करोगे तो आपके अगेंस्ट रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज भी होंगी, आपको उनके लिए भी प्रिपेयर रहना पड़ेगा। तो ये हमने देखा बंगाल की सिचुएशन, बंगाल में क्या क्या हुआ। अब हम चलते हैं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में क्या होता है, एक रामोसी, ये आर है, रामोसी पीसेंट फोर्स, एक पीजेंट्स की फोर्स खड़ी कर देते हैं। कौन? वासुदेव बलवंत फटके 1879 में।
ये जो पीसेंट्स किसानों की फोर्स खड़ी करते हैं ना, ये क्या करते हैं, ब्रिटिशर्स को तंग कर देते हैं, कम्युनिकेशन लाइंस को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, तो बहुत ज्यादा नुकसान करते हैं। ये भी एक रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज में गिना जाता है जब आप वायलेंस करते हो, तोड़ फोड़ करते हो। तो ये रामोसी पीसेंट फोर्स, ये रामोसी है, ये रामोसी पीसेंट फोर्स किसने खड़ी की थी, वासुदेव बलवंत फडके ने, और ये कहाँ के थे, महाराष्ट्र के। ठीक है, अब 1897 मैंने आपको कल भी बताया था कि बाल गंगाधर तिलक, आपको पता है कि वो केसरी और महारठा न्यूज़पेपर लिखते थे। जो केसरी न्यूज़पेपर था ना उनका, मराठी में था, उसमें ना वो बहुत अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट लिखते थे और कुछ रेवोल्यूशनरी वाली बातें भी लिखते थे। इनसे इंस्पायर थे दो बंदे, कौन, चापेकर ब्रदर्स, दामोदर और बालकृष्ण। ये इनसे इंस्पायर होके क्या करते हैं, प्लेग कमिश्नर, देखो प्लेग आया था पुणे में, और उसके जो कमिश्नर थे वो मतलब वो कंडीशन को अच्छे से टैकल नहीं कर रहे थे, उनके खिलाफ करप्शन और बहुत गलत चार्जेस थे। ये चीजें देख के चापेकर ब्रदर्स जो थे, दामोदर बालकृष्ण, केसरी से इंस्पायर होके, बाल गंगाधर तिलक के न्यूज़पेपर से इंस्पायर होके इस प्लेग कमिश्नर को मार देते हैं। ठीक है, जिसका नाम था रैंड, इसको मार देते हैं, और एक लेफ्टिनेंट एरिस था, इसको भी मार देते हैं। ठीक है, तो देखो ये प्लेग कमिश्नर ऑफ पुणे को मारने वाला कौन था, चापेकर ब्रदर्स, दामोदर और बालकृष्ण। इसलिए इनको आपने देखा था, इनको इनका भी ट्रायल होता है आगे, आपने देखा था। फिर नेक्स्ट, सावरकर ब्रदर्स, सावरकर जो वीडी सावरकर थे, उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, दैट इज मित्र मेला। ये इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में पूछते हैं। वीडी सावरकर अभिनव भारत के साथ भी ये एसोसिएटेड थे, बाद में मित्र मेला अभिनव भारत में मिल जाती है, तो इन्होंने ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई। अब देखो ये मित्र मेला क्या थी, ये बेसिकली एक सीक्रेट सोसाइटी थी। ठीक है, सीक्रेटली यहाँ पर मिलते थे, और ये इस सीक्रेट सोसाइटी में क्या होता था, इस सीक्रेट सोसाइटी की वजह से पुणे और बॉम्बे जो था ना, इसको हब बनाया गया था बॉम्ब मेकिंग का। मतलब यहाँ पर ये क्या बनाते थे, वेपन्स बनाते, बॉम्ब मेकिंग और भी वेपन्स जो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज में यूज होते थे उनको बनाते थे। तो आप देख रहे हो किस लेवल की रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी स्टार्ट हो गई है, जैसे कमिश्नर को मार दिया जाता है, ठीक है, और ऐसी सीक्रेट सोसाइटीज बना दी जाती हैं जिनमें बॉम्ब वगैरह। अब देखो, अब वो बात पिटीशन से प्रेयर में नहीं रही है। जब प्रेयर पिटीशन से कुछ नहीं हुआ, फिर पैसिव रेजिस्टेंस आया, और पैसिव रेजिस्टेंस से भी अब कुछ नहीं हुआ, तो फिर उसके बाद ऑप्शन रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज का ही था। ठीक है, नेक्स्ट पंजाब की बात करते हैं। पंजाब में लाला लाजपत राय, ठीक है, लाला लाजपत राय जी जो है, ये पंजाबी न्यूज़पेपर लिखते हैं। ठीक है, इसमें रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज के बारे में लिखते हैं। उसके बाद अजीत सिंह, ये भगत सिंह के अंकल भी लगते थे। इन्होंने एक जर्नल लिखा, मतलब ये जिस जर्नल में लिखते थे भारत माता, उसमें ये लिखते थे अबाउट रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी, और इन्होंने एक सोसाइटी भी बनाई थी, दैट इज भारत माता सोसाइटी, भारत माता सोसाइटी। ये भी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज के रिलेटेड। ठीक है, अब ये रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज हमने पढ़ी इंडिया में, कि जो हमने पढ़ी पहले बंगाल में क्या क्या रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज हुई, फिर महाराष्ट्र में क्या हुई, देन पंजाब में क्या हुई। अब हम देखते हैं अब्रॉड में, और इससे क्वेश्चन सबसे ज्यादा फ्रेम होते हैं कि अब्रॉड में कौन सी जगह पे कौन सी सोसाइटी बनी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज के रिलेटेड, और कौन उनको उनमें डील करता था। ठीक है, जो सबसे पहली सोसाइटी बनी, दैट इज इंडियन होम रूल सोसाइटी, ये बनी लंदन में। ठीक है, इसका नाम एक और था, इंडियन हाउस भी इसको कहते थे, इंडियन होम रूल सोसाइटी या इंडियन हाउस के नाम से भी जानते हैं। ये बेसिकली कहाँ बनी, ये बनी लंदन में, और किसने बनाई, श्यामजी कृष्ण वर्मा, और कब बनी, 1905। ठीक है, ये बेसिकली इसमें क्या करते थे, इसमें जो इंडियन स्टूडेंट्स जो लंदन में थे उनको बेसिकली ट्रेन करा जाता था रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज की तरफ, और वापस इंडिया में भेजा जाता था अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है, और इनका जो जर्नल था इंडियन होम रूल सोसाइटी, जिस जर्नल में वो लिखते थे उसका नाम था इंडियन इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, इंडियन सोशियोलॉजी। देखो ये जो मैं फैक्ट लिखा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछते हैं। ये मैडम बीकाजी कामा जो आ रहे हैं ना, इनका हर एग्जाम में एक क्वेश्चन इनका फ्रेम होता ही होता है रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज में, तो ये आपको याद रखना है। तो श्यामजी कृष्ण वर्मा इंडियन होम रूल सोसाइटी या इंडियन हाउस भी जिसे कहते हैं, इन्होंने फाउंड करा था लंदन में। अब मैडम बीकाजी कामा, इन्होंने कहाँ की कमांड संभाली थी, पेरिस फ्रांस में, और जिनेवा, जिनेवा कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड में। आपको पता है ना, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन का यहाँ पर हेडक्वार्टर है, WTO ILO। ठीक है, तो जिनेवा और पेरिस की में जो कमांड है वो किसने संभाली थी, मैडम बीकाजी कामा ने। और इनका जो जर्नल था दैट इज वंदे मातरम, और ये पेपर में क्वेश्चन आता है, वंदे मातरम जो जर्नल था या न्यूज़पेपर था वो किसके साथ एसोसिएटेड था, मैडम बीकाजी कामा। ठीक है, बर्लिन, वेयर इज बर्लिन, बर्लिन इज जर्मनी, जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन।
और बर्लिन में जो कमांड है वो संभाली थी वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, और इन्होंने ही हेल्प करी थी किसकी, भाग जतिन की, जो हमने अभी देखा जर्मन प्लॉट के लिए। जर्मन प्लॉट जो इनका प्रोजेक्ट था, जिमरमैन प्लान भी जिसे कहते हैं, जिसके तहत ये जर्मनी से वेपन्स लाना चाहते थे, तो ये जर्मनी में कौन थे, वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, यही हेल्प कर रहे थे भाग जतिन की। ठीक है, इंपॉर्टेंट, गदर पार्टी। गदर पार्टी कहाँ पर बनाएगी, सैन फ्रांसिस्को यूएसए में। ठीक है, इनका जो न्यूज़पेपर था डेट इज द गदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है ऑर्गेनाइजेशन, रेवोल्यूशनरी ग्रुप था, और इसमें लाला हरदयाल थे, जैसे रामचंद्र हो गए, करतार सिंह हो गए, ये इस गदर पार्टी के साथ एसोसिएटेड थे। और गदर पार्टी का ना एक रोल जो है, गदर पार्टी कब अलर्ट हो जाती है, एक तो 1914 से 18 के बीच में, आपको पता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होती है। ठीक है, वहां पर इंग्लिश ब्रिटिश इन्वॉल्व थी, उस टाइम पे ये इसकी वजह से ये ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज, और क्योंकि ब्रिटिशर्स चाहते थे इंडियन की पार्टिसिपेशन। और सेकंड, कोमागाटा मारू इंसिडेंट ऑफ 1914, ये इंसिडेंट सुन के ना आप चौंक जाओगे कि ब्रिटिशर्स कितनी गलत काम कर रहे थे, और अब रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज होना तय था। और इस कोमागाटा मारू इंसिडेंट के बाद गदर पार्टी वालों ने अपने जो रेवोल्यूशनरी थे उनको इंडिया में भेजना शुरू किया, और अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट बहुत सारी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज को अंजाम दिया। अब हुआ क्या कोमागाटा मारू इंसिडेंट, कोमागाटा बेसिकली एक नाम था एक शिप का, एक समुद्री जहाज का। ये बेसिकली क्या था, ये जापानी सिंगापुर से, ठीक है, सिंगापुर से जाना था इसने, कहाँ पर, लंदन में, तो कनाडा में, सॉरी, वैंकूवर कनाडा में, वैंकूवर कनाडा। अब इसमें क्या था, इसमें इस शिप में 370 के करीब पैसेंजर थे, जिसमें इंडियन थे 6 भी थे और मुस्लिम भी थे, वो जा रहे थे। ठीक है, अब ये जब जहाज जाता है, पहले सिंगापुर से आता है और इंडिया से भी कुछ पैसेंजर उठा के कनाडा के वैंकूवर में पहुंचता है ना, इस जहाज को 2 महीने वहीं पे रोक लिया जाता है। ठीक है, इन लोगों को एंटर नहीं होने दिया जाता, वहीं पे रोक लिया जाता है। अब ये क्यों रोका जाता है, कहा जाता है कि ब्रिटिशर्स ने कैनेडियन जो गवर्नमेंट थी, क्योंकि वो भी तो ब्रिटिश की कॉलोनी थी, उनको ये बोला था कि इनको अंदर नहीं आने देना, क्योंकि ये रेवोल्यूशनरीज के रिलेटेड है। ठीक है, तो कनाडा में इनको अलो नहीं किया जाता, इस शिप को वापस इंडिया में भेज दिया जाता है। और इंडिया में जब ये शिप कोलकाता में पहुंचती है ना, तो इनको इनके साथ बहुत गलत ट्रीट करते हैं ब्रिटिशर्स, और एक फायरिंग शुरू हो जाती है इन लोगों के बीच में और ब्रिटिशर्स के बीच में, जिसकी वजह से 22 के करीब 22-23 लोग मर जाते हैं। ठीक है, तो ये इंसिडेंट इतना दिल दहला देने वाला था कि अब जो गदर पार्टी थी वो एक्टिव हो गई। उन्होंने बोला कि ये बहुत गलत बात है, ये तो नॉर्मल पैसेंजर्स थे, इनोसेंट लोग थे, इनको क्यों मारा गया, इनको इतनी देर क्यों रोका गया, इनको तो 2 महीने खाना भी नहीं दिया गया अच्छे से। तो मतलब ये इंसिडेंट हुआ, इस इंसिडेंट को बोलते हैं कोमागाटा मारू। आपको ये डेट याद रखनी है, तो मैंने आपको बता दिया, ये एग्जाम में आपको पूरी स्टोरी नहीं कोई पूछेगा, बट आपको पता तो होना चाहिए ये कोमागाटा मारू ऐसे कैसे याद रखोगे कि 1914 में, कुछ आइडिया होना चाहिए आपको कि हुआ क्या था। नेक्स्ट, अभिनव भारत, ये मैंने आपको बताया था वीडी सावरकर जी ने जो मित्र मेला बनाई थी, बाद में अभिनव भारत के साथ मिल गई थी, इसकी एक ब्रांच लंदन में भी ओपन हुई थी बाय वीडी सावरकर। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज। तो ये क्रांतिकारियों के कुछ जो एक्टिविटीज थी उनके बारे में हमने देखा, और ये देखो ये 1907 से लेके 17 तक है। ठीक है, अब देखो 17 तक क्यों है, देखो 1916 में जाके ना आगे होम रूल मूवमेंट, अभी हम पढ़ेंगे, कल से वही देखेंगे, वो स्टार्ट हो गई। फिर क्या होता है कि बाल गंगाधर तिलक जी जेल से बाहर आ जाते हैं, तो फिर आईएनसी वापस मॉडरेट और जो एक्सट्रीमिस्ट है वापस में मिल के काम करने लगे हैं। बाद में गांधी जी आ जाते हैं, और उसके बीच में रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी इतनी ज़्यादा नहीं हुई। बट 1922 में जाकर जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बंद हो जाएगी ना, जो 1920 में स्टार्ट होगी, तो 22 में उसको गांधी जी रोक देंगे। उसके बाद वापस रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएंगी, जिसमें भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल और बहुत सारे लीडर्स हैं जो रेवोल्यूशनरीज हैं, उनके बारे में पता चलेगा आपको। तो अभी मैं उनको इंक्लूड नहीं कर रहा, मैं एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जा रहा हूँ, क्योंकि आपके दिमाग में क्लियर पिक्चर रहे कि पहले क्या हुआ, कैसे 1885 से लेकर 1905 तक मॉडरेट्स का ज़्यादा रोल रहा, फिर 1905 से लेकर फिर जो 1907 तक जो सूरज स्प्लिट होती है, एक्सट्रीमिस्ट ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। फिर 1907 के बाद 17 तक रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ हुई। अब उसके बाद देखेंगे कैसे होम रूल मूवमेंट, गांधी जी आते हैं, गांधी जी कैसे सत्याग्रह वगैरह करते हैं, देन वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करते। तो हम एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हिस्ट्री को कवर करेंगे, और ये बिल्कुल भी बोरिंग नहीं लगे, इसके लिए क्रोनोलॉजी इंपॉर्टेंट है। और आपको ना ये फैक्ट्स बस याद करने, ये आपको खुद ही याद करने पड़ेंगे। इसको याद करवाने के लिए मतलब मैं समझा सकता हूँ, मैं हर एक चीज़ के रिलेटेड आपको बता सकता हूँ कैसे हुआ, बट लर्न तो एट द एंड ऑफ द डे आपको खुद ही करने पड़ेंगे।
बाकी अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो। और अगर आपको और भी कोई सीरीज चाहिए तो हमारी प्लेलिस्ट में चेक करो, हमारे यहाँ पे जनरल साइंस, करंट की शॉर्ट वीडियोस भी आती हैं, करंट में वन शॉट भी आते हैं, जैसे अपॉइंटमेंट हो गया रिलेटेड, हमने करंट अभी वीडियो लाई, स्पोर्ट्स रिलेटेड लाई, तो आपको एक फुल फ्लेज पैकेज मिलेगा फॉर एनी कम्पिटिटिव एग्जाम। और हमने एक जेकेएसएसबी टारगेट बैच भी स्टार्ट करा है वीएलडब्ल्यू के लिए, तो अगर आप उसकी भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो यू शुड ज्वाइन अस। बाकी हमारा कंटेंट फॉर ऑल एग्जाम्स है, चाहे वो सीडीएस हो, एनडीओ, एफकैट हो, आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो यू कैन विजिट आवर प्लेलिस्ट। और अगर कंटेंट लाइक करता है तो डू सब्सक्राइब एंड शेयर। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो फॉर फ्री पीडीएफ प्लस डेली क्विज होता है वहां पर रात को 8 बजे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।